उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज मैं बाकी के चैप्टर लेकर आई हूँ। पहले मैं 10 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और बाकी के जो बुक में सारे चैप्टर हैं आज मैं सारे का रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 10 तारीख को है और आज मैं 9 तारीख को पढ़ा रही हूँ। रमज़ान के महीना है और रमज़ान के 19 रोज़े हैं, तो रमज़ान में भी मैंने बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने आपको यादें जो सज्जाद ज़हीर की है और आपके चैप्टर का नाम है रोशनाई, ये पढ़ाया था। और इसके बाद आज मैं आप बीती से शुरू करूँगी। ठीक है, आप बीती है अख्तरुल ईमान की और इस आबाद खराबे के नाम से उन्होंने आप बीती लिखी है। खुद नविश्त या आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। सवाल आ जाता है कि आप बीती किसे कहते हैं, तो आप बीती का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना, उसे खुद नविश्त या आप बीती कहते हैं। ठीक है, और सवाने उम्री कहते हैं जब हम किसी दूसरी की ज़िंदगी का हाल बयान करते हैं तो उसे सवाने उम्री कहते हैं, और अपनी ज़िंदगी का हाल अपने से बयान करना उसे आप बीती या खुद नविश्त कहते हैं। तो ये अख्तरुल ईमान की आप बीती है और आप बीती का नाम है इस आबाद खराबे में। ठीक है, इनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1996 ईस्वी में हुआ। पूरी वीडियो को देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया है और आप ही के कमेंट पर मैंने तैयार किया है, क्योंकि मैं 4 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। एक वीडियो है आपका झारखंड बोर्ड का जो सैम्पल पेपर होता उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका क्या रिवीजन हो जाएगा। दूसरा वीडियो है आपका CBSE बोर्ड का जो सैम्पल पेपर आता वो मैंने पढ़ाया है 2025-26 का, उसे भी देखिएगा। और 2 वीडियो मैंने बनाया है रिवीजन का, एक मैराथन क्लास है और एक रिवीजन है, फुल बुक रिवीजन है। ठीक है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उन 4 वीडियो को देखिएगा और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ 2 हिस्से में, इनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और इन 5-6 वीडियो को देख लीजिएगा तो आपकी सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। जो भी आपका कच्चा पक्का है वो पक्का हो जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। ठीक है, तो अख्तरुल ईमान का जो असल नाम है वो मोहम्मद अख्तरुल ईमान था। ठीक है, वो नजीब आबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। अख्तरुल ईमान के वालिद का पेशा इमामत था, याद रखिएगा, और वो चाहते थे कि इनका बेटा भी इमामत करे। जो भी वालिद काम करते हैं वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी वही काम करे। तो अख्तरुल ईमान के वालिद क्या है, इमामत करते थे, यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। इमाम किसे कहा जाता है, जो मस्जिद में इमामत करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, उसे इमाम कहा जाता है। तो अख्तरुल ईमान के वालिद का पेशा यानी काम जो था वो इमामत था और वो चाहते थे कि इनका बेटा भी इमामत करे। तो अख्तरुल ईमान ने अपने इस आबाद खराबे में अपनी ज़िंदगी का हाल बयान किया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं रपोर्ताज। रपोर्ताज किसे कहते हैं? रपोर्ताज को अंग्रेज़ी में रिपोर्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेज कहते हैं। ख़ासकर किसी चीज़ या वाक़े के बारे में अवाम के सामने इतला देना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को या वाक़े के बारे में अवाम को बताते हैं तो उसे रिपोर्टेज कहा जाता है और उर्दू में उसे रपोर्ताज कहते हैं। ठीक है, तो पौधे क्या है? एक रपोर्ताज हैं। पौधे क्या है? एक रपोर्ताज है जो कृष्णचंद्र की लिखी हुई है और कृष्णचंद्र की पैदाइश 1914 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1977 यानी 1977 में हुआ। कृष्णचंद्र भरतपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? भरतपुर में। इनके अफसाने के मजमूए का नाम तुलसिम ख्याल है। इनका जो अफसानवी मजमूआ है जिसमें बहुत सारे इनके अफसाने लिखे हुए हैं उसका नाम तुलसिम ख्याल है। इनका ये रपोर्ताज जो उन्होंने हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे थे इसी बारे में है। ये जो रपोर्ताज उन्होंने लिखा है वो हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे थे, इसी के बारे में उन्होंने ये रपोर्ताज लिखा यानी रिपोर्ट किया है, सबके सामने पेश किया है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, वहाँ पर के क्या हालात थे, कैसे उन्होंने खाना खाया, कैसे गए, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, तो वो रिपोर्ट उन्होंने दिया है और कृष्णचंद्र का लिखा हुआ। ठीक है, कृष्णचंद्र बसियार नवेस थे यानी बहुत लिखते थे, बहुत बोलते थे। उन्होंने अफसाने, ड्रामे, नावल, खाके, तंजिया मज़ामीन और रपोर्ताज सब कुछ लिखा है। वो बसियार नवेस थे यानी बहुत लिखते थे और उन्हें सब कुछ लिखा, अफसाना भी लिखा, ड्रामे, नावल, खाके, तंजिया मज़ामीन और रपोर्ताज सब कुछ लिखा। ठीक है,
इनका ये रपुरताज है। ये जो हम पढ़ रहे हैं कृष्णचंद्र का पौधे, ये रपुरताज है। इस रपुरताज में कृष्णचंद्र, एहतशाम हुसैन, सरदार जाफरी, फिराक गोरखपुरी और डॉक्टर अब्दुल अली मौजूद थे। और इस रपुरताज में जितने लोग मौजूद थे यहाँ पर इनके नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका अगला चैप्टर है इंशाइया, ठीक है। इंशाइया मच्छर के नाम से, और किसकी लिखी हुई है? ख्वाजा हसन नज़ामी की लिखी हुई है, ठीक है। इंशाइया याद रखिएगा, मच्छर के नाम से है, और किसकी लिखी हुई है? ख्वाजा हसन नज़ामी की लिखी हुई है। ये 1878 में पैदा हुए और 1955 में इनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा हसन नज़ामी दिल्ली में पैदा हुए। मच्छर एक नन्हा परिंदा है जो मुस्लिम, हिंदू और ईसाइयों सभी को परेशान करता है। मच्छर क्या, एक छोटा सा परिंदा है जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों सबको परेशान करता है, सबको काटता है, सबको तकलीफ़ पहुंचाता है। मजमून निगार ने मच्छर का होलिया कुछ यूँ बयान किया। मजमून निगार बड़ा मच्छर से गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत तंग करता है। तो उन्होंने मच्छर का होलिया कुछ यूँ बयान किया है। सूरत तो देखो, काला भजंग, लंबे लंबे पाँव, बेडौल चेहरा, इस शान व शौकत का वजूद जैसे अल्फाज से बयान किया है, ठीक है। और इस शान व शौकत का वजूद उन्होंने इस जैसे अल्फाज से क्या है, इसको बयान किया है। मच्छर के हुलिये को क्या बयान किया है? सूरत तो देखो, काला भजन, लंबे लंबे पाँव, बेडौल चेहरा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मच्छर का हुलिया पेश किया है। अब आपका अगला चैप्टर है तंज़ो मज़्ज़ा, ठीक है। तंज़ो मज़्ज़ा में आपका है चैप्टर गालिब जदीद शुरा की मजलिस में। गालिब को क्या है? जदीद शुरा यानी नए शायर की मजलिस में बुलाया गया है गालिब को, और उनके बारे में और उनसे बातचीत की गई है, उसी को पेश किया गया, ठीक है। एक सोच लिया गया है कि गालिब क्या है, जदीद शुरा के महफिल में आए हैं, यानी जदीद जो नए शायर हैं उनके महफिल में आए हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं। तो ये किसने लिखा है? कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। उनकी पैदाइश 1910 में हुई और उनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। इनकी किताबें हैं नोके नश्तर, बालों पर, नरम गरम। इनकी किताबों के नाम है नोको नश्तर, बालों पर और नरम गरम। ये सब तंज़ो मज़्ज़ा की किताबें हैं। कन्हैया लाल कपूर ने गालिब सदी के मौके पर एक फ़ीचर लिखा था, ठीक है। एक फ़ीचर लिखा था यानी एक मजमून लिखा था। कब लिखा था? गालिब सदी के मौका पर लिखा था, जिसमें गालिब को उन्होंने तरक्की पसंद शुरा की महफिल में दिखाया है। यानी कि वो तरक्की पसंद शुरा की महफिल में आए हैं और वहाँ बहुत सारे शुरा आए हैं और बहुत सारे शायर, शुरा यानी शायर की जमा, और वहाँ बहुत सारे शायर आए हैं जैसे मेमनू राशिद, रफ़ीक अहमद खूगर। यहाँ पर नाम क्या बदल कर दिया गया है। डॉक्टर कुर्बान, हुसैन खालिस, हीरा जी यानी मीरा जी, गीज़ अहमद गीज़ यानी फैज़ अहमद फैज़, विक्रमाजीत वर्मा बैठे हैं और गालिब का इंतज़ार कर रहे हैं। गालिब क्या है? नए शायर की महफिल में आए हैं और ये सारे शायर भी आए हैं और गालिब का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। सफ़रनामा का नाम है जर्द पत्तों की बहारें। ये किसकी लिखी हुई है? राम लाल की लिखी हुई है, ठीक है। राम लाल 1923 में पैदा हुए और 1996 में इनका इंतकाल हुआ। 1923 में ये पैदा हुए और 1996 में इनका इंतकाल हुआ। और ये एक सफ़रनामा है और सफ़रनामे का नाम क्या है? जर्द पत्तों की बहारें। किसने लिखी है? राम लाल ने लिखी है। आप अगर पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा तो आपने जो भी पढ़ा है आपको क्या और याद आ जाएगा और आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ कि पूरी वीडियो को देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो की बहुत बच्चों की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा क्योंकि रमज़ान में मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। रामलाल मगरबी पंजाब के शहर मियानवाली में पैदा हुए, ठीक है। इनके 2 सफ़रनामे हैं, ख्वाब ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहारें। इनके सफ़रनामों का नाम है ख्वाब ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहारें। तो आज हम लोग जर्द पत्तों की बहारें का कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। रामलाल का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। कहाँ से है? पाकिस्तान से। तक़सीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट गए तो वो क्या हिंदुस्तान चले आए। कौन? रामलाल। एक बार फिर उन्हें दोबारा पाकिस्तान जाने का मौका मिला है और एक बार फिर दोबारा उन्हें पाकिस्तान जाने का मौका मिला है। इस वक्त उनके एहसासात क्या थे, इसी बात को उन्होंने अपने इस सफ़रनामे जर्द पत्तों की बहारें में पेश किया, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला चैप्टर है आपका खाका। खाका किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का। किसने लिखा है? अहमद जमाल पाशा ने लिखा। ठीक है, अहमद जमाल पाशा 1929 में पैदा हुए और 1987 में इनका इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा का असली नाम मोहम्मद नुज़हत पाशा है। क्या नाम है? मोहम्मद नुज़हत पाशा है। याद रखिएगा, जब दो तरह के नाम होते हैं तो नाम आ जाता है। ठीक है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीदी अहमियत के बारे में यूँ इजहार ख्याल किया है, बहार की शनाख्त हमारे जिन जवाहर से है उर्दू दुनिया के ख़जाने में होती है, उनमें कलीमुद्दीन की हैसियत कोह नूर की है। ठीक है, कहते हैं कि बहार की शनाख्त हमारे जवाहर से उर्दू की दुनिया के ख़जाने में जो होती है, उनमें कलीमुद्दीन की जो अहमद है कोह नूर की तरह है। ठीक है, कोह नूर एक खूबसूरत बड़ा पत्थर था। कलीम साहब उसूल तनक़ीद पर ज़ोर देते थे, और कलीम साहब क्या है? उसूल तनक़ीद पर ज़ोर देते थे। मतन और शख्सियत के मुताले पर इनका ज़ोर था, जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मतन और शख्सियत के मुताले पर ज़ोर देना चाहिए, जिससे हम क्या बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस खाके में जिन शख्सियात का ज़िक्र हुआ है वो ये हैं: आल अहमद सरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, कन्हैया लाल कपूर, काजी अब्दुल सत्तार, अख्तर औरंवी। इस खाके में इन सब का भी जिक्र हुआ, इन सब अदीब का भी जिक्र हुआ। ठीक है, अब आइए जानते हैं गज़ल। गज़ल क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके माने हैं औरतों से बातें करना। गज़ल का जो सही माने है वो है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। ठीक है, क्योंकि गज़ल क्या है? इश्क माशूक़ के बारे में लिखा जाता है, तो उसमें औरतों की ही बातें होती हैं और औरतों के बारे में बातें होती हैं। याद रखिएगा। आपकी पहली गज़ल है अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल है: अब भागते हैं साया इश्क़ बता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं कुछ आसमां से हम। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में इनका इंतकाल हुआ। हाली पानीपत में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पानीपत में पैदा हुए। ठीक है, और इनके जो शेर हैं: अब भागते हैं साया इश्क़ बता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं कुछ आसमां से हम। शायर आसमां से क्यों डरा हुआ है? दिल भी शायर पर मुसीबत लाता है और आसमां भी शायर पर मुसीबत लाता है, यानी इश्क में इसे नाकाम कर देता है। शायर क्यों डरा हुआ है आसमान से और दिल से? क्योंकि दिल भी शायर पर क्या मुसीबत लाता है और आसमान भी क्या शायर पर मुसीबत लाता है, यानी इश्क में से क्या नाकाम कर देता है। अब इसमें पूछा गया खुद कलामी का मतलब क्या होता है? खुद कलामी का मतलब होता है अपने आप से बातें करना। ठीक है, जैसे हाली खुद अपने आप से बातें करते हैं, यहाँ क्या होगा? अपने। ठीक है, यहाँ पेज छूट गया है। जैसे हाली खुद अपने आप से बातें करते हैं: ऐ हाली तेरे कलाम जादू बयानी कहाँ से आई। हाली क्या कहते हैं कि ऐ हाली तेरे कलाम जादू बयानी कहाँ से आई, तो इसका मतलब होता है खुद कलामी। ठीक है, शायर कहते हैं: लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे जाके हाल ये जादू बयां से हम। तो ये क्या हुआ? मतलब खुद कलामी हुआ, यानी अपने आप से वो बातें कर रहे हैं, अपनी शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं। अगला आपका जो चैप्टर है वो है आरज़ू लखनवी की गज़ल। आरज़ू लखनवी 1872 में पैदा हुए और 1951 में इनका इंतकाल हुआ। सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे। आरज़ू ने ड्रामे भी लिखे हैं। इनके ड्रामे हैं मतवाली जोगन और दिल जली बैरागन। ठीक है, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था अफसाना भी। ये इनके शेर हैं। दबिस्तान शोरा के 5 शायर के नाम लिखिए। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा गया है कि दबिस्तान शोरा के 5 शायर के नाम लिखिए, तो इनके नाम है नासिख, आतिश, पंडित दया शंकर नसीम, इंशा और जुरात। ठीक है, कलाम में ऐसे लफ्ज़ लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों सिनत तज़ाद कहलाती है। अब आपसे सवाल किया जाएगा कि सिनत तज़ाद किसे कहते हैं, तो कलाम में ऐसे लफ्ज़ के लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो, यानी उल्टा हो, अपोजिट वर्ड हो, वो सिनत तज़ाद कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? शमा और परवाना अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर क्या? सिनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगला चैप्टर आपका है मोइन अहसन जज़्बी की गज़ल। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए सहर भी होगी। इनकी गज़ल है। ये 1912 में पैदा हुए और 2004 में इनका इंतकाल हुआ। इसमें आपको पूछा गया है कि तरकीब किसे कहते हैं। तरकीब जब हम दो बामाने लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा से जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे तरकीब कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब दो बामाने लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा या ज़बर या पेश से जोड़कर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे तरकीब कहते हैं। जैसे है मंजिल इश्क़, ज़ेर लगाकर जोड़ा गया है, इब्न मरियम, सुबह बनारस, शाम अवध। ठीक है,
تو ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے آپ کا اگلا چیپٹر ہے جاں نثار اختر کی غزل، جب لگی زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ ان کا نام سید جاں نثار حسین رضوی تھا اور اختر تخلص کرتے تھے۔ ان کی غزل ہے جب لگی زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ شاعر پہلے شعر میں کہتا ہے کہ اب تک اردو شاعری میں قاتل کو دعائیں دی جاتی تھیں، اب اس رسم کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل ہے یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ تو ناصر کاظمی کی پیدائش 1925 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1972 عیسوی میں ہوا۔ ناصر کی پیدائش امبالے میں ہوئی اور ان کی غزل ہے یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ عاشق نے رات خواب میں محبوب کو اپنے قریب پایا تھا اور صبح جب اسے اپنا خواب یاد آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے صبح سویرے پھول کھل گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ راجندر منچندہ بانی 1932 میں پیدا ہوئے اور 1983 میں ان کا انتقال ہوا۔ بانی کا پورا نام راجندر منچندہ تھا اور بانی تخلص کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ زبان و مکان تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے، میں ڈھیر ہو گیا طول سفر سے ڈرتے ہوئے۔ شاعر کے نزدیک زندگی میں ہزاروں غم آتے ہیں جو ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی بھولے بسرے غم یاد آتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا بھولے بسرے غم یاد آتے ہیں، پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن غم ایسا ہے جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ یہ کون سا غم ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ میرا غم ایسا ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، یہ کون سا غم ہے؟ اب آئیے آپ کا نظم آ گیا۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی لڑی میں موتی پرونا، ٹھیک ہے۔ زبان کیا ہے؟ نظم کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے لڑی میں موتی پرونا۔ جیسے ہم لڑی میں ایک ایک کر کے موتی پروتے ہیں، اسی طرح نظم کو ہم سجا سجا کر لکھتے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی ہیں انتظام، ترتیب، آرائش، یعنی کسی چیز کو سجانا، کسی چیز کو ترتیب وار رکھنا اور انتظام سے لکھنا۔ تو نظم کیا ہے؟ کسی ایک ٹاپک کو لے لیا جاتا ہے اور اس کو بڑی خوبصورتی سے سجا سجا کر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی حیدر نظم طباطبائی ان کی نظم ہے، 1853 میں پیدا ہوئے اور 1933 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی نظم کا نام ہے غور غریباں۔ کیا نام ہے؟ غور غریباں۔ نظم کا مرکزی خیال۔ نظم طباطبائی نے انگریزی زبان کے شاعر تھامس گرے کی 32 بندوں پر مشتمل نظم الیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچیارڈ کا اردو میں غور غریباں کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے یہ کیا ہے؟ غور غریباں ایک نظم ہے جو انگریزی نظم ہے اور 32 بند ہے۔ نظم کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شاعر تھامس گرے کی لکھی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اور یہ انگریزی میں نظم الیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچیارڈ کے نام سے لکھا گیا تھا۔ اس کو اردو میں غور غریباں کے نام سے ترجمہ کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ نظم طباطبائی نے کیا ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے لیکن اسی انداز سے کیا گیا ہے کہ اس پر تخلیق کا گمان ہوتا ہے۔ تخلیق کا گمان ہوتا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کو لکھا گیا ہے، اردو میں ہی اسے لکھا گیا ہے، اسے ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی نظم آپ کی ہے علامہ اقبال کی۔ 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد اقبال پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ان کی نظم کا نام ہے روح عارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آدم کو نیچے بھیج دیا تو زمین کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظم کا مرکزی خیال ہے باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ شاعر کہتا ہے کہ جنت سے مجھے کیوں نکالا تھا، باہر جانے کی اجازت کیوں دی تھی، کار جہاں دراز ہے یعنی دنیا کا کام بہت لمبا ہے، اب میرا انتظار کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں سب سے بہتر تخلیق انسان کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کائنات یعنی دنیا میں جو سب سے بہتر تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اچھی چیز پیدا کی ہے وہ انسان ہے۔ اور ان کی نظم ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مار کے بیم و رجا دیکھ۔ تو یہ ان کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی نظم ہے جمیل مظہری کی۔ جمیل مظہری 1904 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی نظم کا نام ہے ارتقاء۔ ارتقاء یعنی ترقی کرنا، ٹھیک ہے۔ شاعر نے انسان کی ترقی کے سلسلے میں کن رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے جبر و قدر، خیر و شر کو انسانی ارتقاء کے سلسلے میں رکاوٹ
बताया है, रुकावट हो गया, ठीक है, लीफ होगा। जबर कदर मतलब होता है इंसान क्या है, मजबूर भी है और अपने आप पर कादिर भी है, ठीक है। खैर व शर यानी सच और झूठ, ठीक है। इसी को इंसान के इर्तिका के सिलसिले में रुकावट बताया है, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर है आपका नून मीम राशिद की नज़म है, ज़िंदगी से डरते हो। नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए और 1975 यानी 1975 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी नज़म का नाम है ज़िंदगी से डरते हो। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। ये इनकी नज़म है और नज़म का मरकज़ी ख़्याल है। इस नज़म में शायर ये कहना चाहता है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है, यानी सबसे अहम है। इसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास, इसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। ज़िंदगी से नहीं डरना चाहिए, आदमी से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगला सबक आपका अमीर हनफी की नज़म मुल्क बेसहरो शाम। ये 1928 में पैदा हुए और 1988 में इनका इंतकाल हुआ। कुछ बरस पहले मुँह अंधेरे एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम। ये नज़म का पहला मिसरा है, ठीक है। शायर अपनी माजी की हसीन सुबह को याद कर रहा है, क्योंकि माजी में वो सहर खेजी का आदी था, यानी सुबह सुबह टहलने का आदी था। माजी में क्या उसे बहुत वक्त था, वो आसमान देखता था, ज़मीन देखता था, पहाड़ी देखता था, लेकिन अब क्या है वो इतना बिज़ी हो गया है, वक्त इतना तंग हो गया है कि उसे वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। यही बात को दिखाया गया है। शफीक फ़ातिमा ये 1930 में पैदा हुई और 2012 में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। इनकी नज़म है यादनगर। नज़म का नाम क्या है, यादनगर। मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पर, मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊं। नज़म का मरकज़ी किरदार मुसीबत ज़दा औरत जो एक कैंप में पनाह गज़ी हैं, उसे फसाद के वाक़यात एक एक करके याद आ रहे हैं। इसी एतबार से नज़म का उन्वान यादनगर है। एक औरत है जो फंसी हुई है, फसाद के बाद क्या है कैंप में रुकी हुई है और एक एक करके उसे क्या फसाद के वाक़यात किस्से याद आ रहे हैं। इसी एतबार से इस नज़म का उन्वान जो है वो यादनगर है। तवील नज़म, तवील नज़म लंबी नज़म को कहते हैं और एक ही तवील नज़म है और एक ही आपको तवील नज़म है जो अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है और नज़म का नाम है वक्त का तराना। तो बच्चों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, ठीक है। तो इस नज़म में क्या 10 बंद है। ये एक तवील नज़म है और नज़म का नाम है वक्त का तराना और इस नज़म में 10 बंद है, ठीक है। और आपकी नज़म है तूने लाखों बहारें देखी हैं, आपकी इस मुल्क की बहार है और वादियाँ गूंजती हैं नारों से, साजो आहंग आबशार है। और उस वक्त क्या आज़ादी का हंगामा था, तो शायर कहता है कि आपकी बहार कुछ और है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए हैं। अल्लाह हाफिज़।